वेलकम स्टूडेंट्स टू एमएस यूनिवर्सिटी। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 चैप्टर 1 सेंट्रल टेंडेंसी, जो आप लोग ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में देख कर आए हो। आज हम लोग इस लेक्चर में 5 पॉइंट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज मीनिंग, सेकंड इज टाइप्स ऑफ डेटा, थर्ड इज अरिथमेटिक मीन फॉर्मूला, फोर्थ इज प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड फिफ्थ पॉइंट इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी एग्जांपल्स। और लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क के एग्जांपल्स भी देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कोई तन कान कहे, कोई तन श्याम कहे, कोई कहे बंसीधर कृष्ण कन्हैयो। हे राधा नो कान जी, मीरा नो गिरिधर, गोवाड़ संग तू रास रचैतो। गरबा याद आ गए? तो चलिए यहीं से अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? अगर आपने कभी गरबा ग्राउंड में गए हो तो एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप एंटर होते हो गरबा ग्राउंड में तो बीच में ये एक पंडाल होता है और इस पंडाल के आजू बाजू ही सारे लोग गरबा करते हैं। सो देर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग गरबा अराउंड दिस पंडाल। ये पंडाल जहाँ पे सिंगर्स बैठते हैं, माता जी की मूर्ति होती है और उसी पंडाल के आजू बाजू सारे जो खिलैया होते हैं वो लोग गरबा करते हैं। सो वी हैव सो मेनी डेटा। ये जो लोग हैं उसको आप डेटा समझ लो और ये पंडाल जो है ये पंडाल को सेंटर पॉइंट समझ लो। तो वी हैव सो मेनी डेटा जो सेंटर पॉइंट के आजू बाजू रोटेट करते हैं और यही चीज को सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि आपको बहुत सारे डेटा दिए गए होंगे और इन सारे डेटा के ऊपर से आपको बोला जाएगा कि फाइंड द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस डेटा एंड दैट इज एक्चुअली सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए हम इसका मीनिंग देखते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल फिगर यानी कि जैसे कि ये पंडाल है तो इट इज अ सिंगल फिगर अराउंड विच ऑल अदर फिगर्स रोटेट, जिसके आसपास बाकी सारी फिगर रोटेट करते हैं सिंगल फिगर के आसपास, तो उसी को सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। जनरली सच अ फिगर नियर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो दे आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में कौन सी मेथड्स है वो देख रहे हैं। द फर्स्ट मेथड इज मीन। मीन के अंदर 4 मेथड्स हम लोग देखेंगे। वन इज arithmetic mean, second is weighted mean, third is harmonic mean and fourth is geometric mean। इसमें से weighted mean and arithmetic mean ये दो मेथड्स है जिसकी थियरी एंड फॉर्मूला, थियरी एंड एग्जांपल्स दोनों अपने सिलेबस में होते हैं, लेकिन नॉर्मली हार्मोनिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन की सिर्फ थियरी सिलेबस में होती है एमएस यूनिवर्सिटी में, एग्जाम्पल्स सिलेबस में नहीं होते। अगर इस बार एमएस यूनिवर्सिटी इसके एग्जाम्पल्स कवर करती है, सिलेबस में डालती है, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूंगा। सेकेंड इज पोजिशनल मेजर्स, जिसमें होता है मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल, और ये चारों के थियरी एंड एग्जाम्पल्स दोनों अपने सिलेबस में है। लास्ट इज मोड, जिसकी कोई सब मेथड नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा। बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा एंड ये तीनों टाइप के डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसी के बेस पे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से एग्जाम्पल में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट दिस डेटा यू वॉन्ट बी एबल टू डिसाइड कि कौन से एग्जाम्पल में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। द फर्स्ट डेटा इज रॉ डेटा। रॉ डेटा जहां पे आपको xi दिया होगा और xi के नीचे नंबर्स दिए होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके का जब आपको डेटा दिया जाता है तो इसको बोलते हैं x के डेटा। इसको एक्स डेटा बोलते हैं। क्या एक्स डेटा, इसको एक्स सीरीज बोलते हैं। एक्स सीरीज, हाँ एक्स सीरीज पता है, तो इसको बोलते हैं एक्स सीरीज। इस चीज को जब x के डेटा दिए जाते हैं तो उसको बोलेंगे x सीरीज। सेकेंड टाइप ऑफ डेटा इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रीक्वेंसी, जो रॉ डेटा में नहीं था, अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा, यानी कि x सीरीज के साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी दी जाएगी।
तो इस तरीके का जो डेटा होता है जहां पे xi एंड fi आपको दिया जाता है, तो दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ग्रुप डेटा भी बोलते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन में क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तो जब क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या तो फिर उसको ग्रुप डेटा भी बोला जाता है। लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट, अरिथमेटिक मीन फॉर्मूला। जैसे कि टाइप ऑफ डेटा में हमने देखा, फर्स्ट इज रॉ डेटा जिसमें xi दिया जाता था, उसका फॉर्मूला क्या है, तो द फॉर्मूला इज x बार इक्वल्स टू सिग्मा xi अपॉन n। सेकेंड इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका फॉर्मूला जिसमें xi एंड fi दिया जाता है, तो उसका फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू सिग्मा xi, और एक चीज ऐड हो रही है विच इज fi, which was not in this formula, but ये fi यहाँ पे दिया जाता है because it is discrete frequency distribution। तो it is discrete frequency, इसलिए frequency यहाँ पे हमें फॉर्मूला में इंक्लूड करनी पड़ेगी। एंड थर्ड टाइप ऑफ डेटा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में आपको क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, यानी कि बिकॉज यू हैव फ्रीक्वेंसी इन क्वेश्चन तो हमारे फॉर्मूला में भी फ्रीक्वेंसी आएगा। So the formula for continuous frequency distribution is also sigma fi xi upon n। और अगर आप ध्यान से देखो तो discrete frequency and continuous frequency इन दोनों के फॉर्मूला सेम है फॉर डायरेक्ट मेथड। चलो अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 1। The one-sided Vidco's fair in rupees of 5 selected BCom students are recorded as follow। तो 5 BCom students हैं, उन लोगों का Vidco's का fair हमें दिया गया है which is 10, 5, 15, 8 and 12, और इसी को हमने X सीरीज बनाकर यहाँ पे लिख दिया है 10, 5, 15, 8 and 12। और आगे आपको इसके ऊपर से अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए बोला है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला लेना चाहिए। तो अगर आप देखो तो हमारे पास तीन टाइप के डेटा है, रॉ डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का डेटा है, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट इज। तो किस टाइप का डेटा है ये, जब सिर्फ xi दिया जाता है तो दिस इज रॉ डेटा, एंड दैट्स व्हाई जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला है, x बार इक्वल्स टू सिग्मा xi अपॉन n। आगे हमें क्वेश्चन में पूछा है एंड कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूला समझाए हैं, तो इस एग्जांपल को अभी हम लोग सिर्फ डायरेक्ट मेथड से करेंगे, फिर थोड़ी मिनट के बाद आगे हम लोग इस एग्जांपल को इनडायरेक्ट मेथड से भी करने वाले हैं। बट एटलीस्ट फॉर दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस एग्जांपल विद डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड से अगर हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें पता है कि ये रॉ डेटा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, दिस फॉर्मूला x बार इक्वल्स टू सिग्मा xi अपॉन n। सो लेट्स टेक दिस फॉर्मूला सिग्मा xi अपॉन n। अब ये फॉर्मूला में हमें नंबर्स डालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक है सिग्मा xi और दूसरा है n। लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन व्हाट इज सिग्मा xi। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, समेशन ऑफ व्हाट, तो समेशन ऑफ xi। तो ये जो xi के हमारे डेटा है 10, 5, 15, 8 एंड 12, उसका जो समेशन होगा दैट इज 50। दिस विल बी योर सिग्मा xi। एंड सेकेंड थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज n, n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस है, सो देयर आर 5 ऑब्जर्वेशंस एंड दैट्स व्हाई आवर n विल बी 5। सो लेट्स कैलकुलेट द एग्जांपल, x बार इक्वल्स टू 50 अपॉन 5, and when you will calculate this on the calculator you will get the value of x bar equals to 10। so this is your example number 1, very easy example। let's see example number 2। given the following frequency distribution of the age of the students of standard 10। तो 10 स्टैंडर्ड के कुछ बच्चे हैं, उन लोगों की एज का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ऑफ अ स्कूल। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट इज। तो पहले तो हमें ये देखना है कि किस टाइप का डेटा है, एंड कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ डायरेक्ट मेथड से देखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से हमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है और डिफाइन भी करना है किस टाइप का डेटा है। लेट्स सी द टेबल ऑफ फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने देखा था, अगेन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा, रॉ डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का
एक्सप्लेनेशन देखो, टाइप ऑफ एग्जांपल, तो उसमें xi एंड fi दिया गया है, विच इज एक्चुअली हमारा जो एग्जांपल है उसमें भी इसी तरीके का इंफॉर्मेशन दिया गया है। आपको एज दिया गया है विच इज xi एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है विच इज योर fi। सो xi एंड fi दिया गया है, और जब xi एंड fi दिया जाता है तो किस तरीके का डेटा होता है? इट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन दिस एग्जांपल सेकंड फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज x bar equals to sigma fi xi upon n। तो we'll take second formula to calculate this example। ओके, अब ये फॉर्मूला देखो तो इसमें भी हमें दो चीजों की जरूरत है, एक है सिग्मा fi xi और दूसरा है n। अभी n को साइड पे रखते हैं, लेट्स फोकस ऑन सिग्मा fi xi। अच्छा, सिग्मा का मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि इट इज समेशन, लेकिन यहाँ पे समेशन किस चीज का है? इट इज fi इंटू xi, यानी कि पहले तो हमें fi इंटू xi करना पड़ेगा और फिर उसका जब समेशन करेंगे तो दैट विल बी सिग्मा fi xi। चलिए तो करते हैं fi xi। अब देखो, एज इज योर xi, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज fi, तो एज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि xi इंटू fi करेंगे तो विल गेट fi xi। लेट्स सी, द फर्स्ट डेटा वाज 13 फॉर एज एंड देयर वर टू स्टूडेंट्स ऑफ ईयर 13 एज के दो स्टूडेंट्स हमारे पास। सो 13 इंटू 2 किया तो हमें fi xi मिला 26। सेकेंड डेटा वाज कि जहां पे एज है 14 इयर्स एंड फ्रीक्वेंसी है 5, सो 14 into 5 70 is your fi xi and so on। तो इसी तरीके से हमने fi xi कैलकुलेट किया फॉर द एज ऑफ 13, 14, 15, 16 एंड 17। और फिर इस fi xi का जब आप समेशन करते हो, टोटल करते हो, तो दैट इज कॉल्ड समेशन ऑफ fi xi और sigma fi xi which is in our case is 454, यानी कि 454 is summation of fi xi, sigma fi xi। अच्छा, sigma fi xi हमें मिल गया। अब डिनोमिनेशन पे फोकस करते हैं। सो डिनोमिनेशन इज n, n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन याद रखो, जब हमारे पास xi एंड fi दोनों अवेलेबल होता है तो टोटल हमेशा fi का करना है, xi का कभी टोटल नहीं करेंगे। रॉ डेटा में हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में गिन लिए थे कि xi में कितना है, बट दैट वाज रॉ डेटा। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल ही करना पड़ेगा और वही आपका n होगा। सो इन आवर केस द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज 2 + 5 + 13 + 7 + 3, ये 5 नंबर का टोटल कितना होता है? 30। सो दैट इज योर n। सो नाउ यू हैव सिग्मा fi xi एंड n, उसको फॉर्मूला में रखते हैं। सो इट इज 454 upon 30 एंड योर मीन विल बी 15.13 एंड बिकॉज योर xi is in ages, is in years, xi जो है वो एज है और एज नॉर्मली इयर्स में होती है और इसीलिए हमारे फाइनल आंसर का जो यूनिट है वो यूनिट भी इयर्स में आएगा। एक चीज याद रखो, जो आपका xi का यूनिट होगा वही आपके फाइनल आंसर का यूनिट होगा। फाइनल आंसर का यूनिट इज द यूनिट ऑफ योर xi। Let's see example number 4। अच्छा, example number 3 is homework, now we are focusing on example number 4। Sorry, the following data shows distance covered by 100% to perform their routine job। तो 100 लोग हैं, वो लोग अपने रूटीन जॉब के लिए ट्रैवल करते हैं, तो कितना डिस्टेंस वो लोग कवर कर रहे हैं वो डेटा हमारे पास अवेलेबल है। डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ डेटा, पहला क्वेश्चन तो यही है कि किस तरीके का डेटा है वो डिफाइन करो एंड calculate arithmetic mean of the data from direct as well as indirect method। Again, because we have learned till now only direct method, so we will calculate this example only with direct method और उसका arithmetic mean हमें find करना है। So let's see the table जो हमने अभी देखा था। तो इस टेबल में जिस तरीके से हमें डेटा दिया गया है, डेटा क्या है? डिस्टेंस। उसमें हमें क्लासेस दिए गए हैं 10 to 20 kilometers, 20 to 0 to 10 kilometers, 10 to 20 kilometers, 20 to 30 kilometers and 30 to 40 kilometers। तो हमें एक स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया है, हमें एक रेंज दिया गया है, क्लासेस एंड नंबर ऑफ पर्संस विच इज एक्चुअली योर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अब इस टेबल में देखो तो इस तरीके का डेटा टेबल में कहां पे देखने को मिल रहा है? रॉ डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी? यस, इट इज कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी, जहां पे आपको क्लासेस दिए गए हैं एंड fi दिया गया है।
सो व्हेन यू हैव क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी तो इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी और उसका फॉर्मूला क्या है, इट इज x बार इक्वल्स टू सिग्मा xi fi अपॉन n। अच्छा एक चीज और नोटिस करो कि व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग एग्जांपल्स फ्रॉम डायरेक्ट मेथड तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। Let's take the third formula and calculate the example. So we are taking x bar equal to sigma fi xi upon n। अच्छा यहाँ पे भी हमें दो चीजों की जरूरत है, एक है sigma fi xi और दूसरा है n। तो पहला क्वेश्चन ये है कि fi xi कैलकुलेट कैसे करें, बिकॉज हमारे पास fi अवेलेबल है विच इज नंबर ऑफ पर्सन बट xi में एक डेटा नहीं है। हाउ विल यू कैलकुलेट 0 to 10 into 10, तो ये नहीं हो सकता। तो पहले तो हमें एक सिंगल फिगर चाहिए जो डिस्टेंस के लिए हमें क्लासेस जो दिए गए हैं इसके लिए एक सिंगल फिगर फाइंड करना पड़ेगा और ये चीज आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हो। तो कैसे सिंगल फिगर फाइंड करेंगे, यस मिड वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। सो 0 से 10 जो दिया गया है उसका मिड वैल्यू फाइंड करेंगे एंड दैट मिड वैल्यू विल बी योर xi। सो 0 से 10 का मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इट इज 0 plus 10 divide by 2 will give you 5। For next class which is 10 to 20, तो 10 to 20 का मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इट इज 10 plus 20 यानी हुआ 30 डिवाइड बाय 2 यानी कि 15। सो 15 विल बी योर xi एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से xi हम लोग चारों साल के लिए चारों क्लासेस के लिए xi फाइंड कर लेंगे। नाउ यू हैव xi and fi both, your fi frequency is number of person and xi 5 15 25 and 35 जो हमने अभी फाइंड किया। तो now because you have fi and xi we can calculate this example same way we have calculated the previous example। so fi xi पहले फाइंड करेंगे which is your fi is 10 and xi is 5। so 10 into 5 will be 50। for second class your fi is 20 and xi is 15। so 20 into 15 will be 300 and so on। तो इसी तरीके से हम लोग fi xi फाइंड करेंगे और जब fi xi का टोटल करेंगे तो that will be your sigma fi xi which is 2400 and n फाइंड करना है डिनोमिनेशन में। अगर फॉर्मूला में देखो तो फॉर्मूला में नीचे डिनोमिनेशन में हमें n चाहिए। सो n विल बी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल विच इज 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 30, ये चार चीज का टोटल विच इज 100। सो दैट 100 विल बी योर n। सो नाउ यू हैव सिग्मा fi xi एंड n, दोनों चीजें अवेलेबल है। वी कैन कैलकुलेट दिस एग्जांपल वेरी इजीली। सो x bar इक्वल्स टू 2400 upon 100। so x bar equals to 24 kilometers, very easy। now let's see indirect method। अब हम लोग आगे जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड पे। अभी तक हमने डायरेक्ट मेथड के एग्जांपल्स देखे थे, अब इनडायरेक्ट मेथड देख रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड में रॉ डेटा जो होता है, मतलब इसमें भी यही तीन टाइप ऑफ डेटा रहेगा, रॉ डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी। लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला है। जब डेटा बहुत बड़ा डेटा होता है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखे उसमें सिंगल फिगर के डेटा थे 2 3 4 5, लेकिन मान लो कि आपके पास कुछ इस तरीके के डेटा है 2434, फिर सेकंड डेटा है 7788 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर बड़े बड़े डेटा है तो द इजी वे टू कैलकुलेट द एग्जांपल इज फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करो या डायरेक्ट मेथड से, याद रखना ये चीज, आप डायरेक्ट मेथड से एग्जांपल कैलकुलेट करो या इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करो, इन बोथ द केसेस योर आंसर विल बी सेम। कभी भी दो मेथड के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों में से किसी भी मेथड से कैलकुलेट करो आंसर सेम ही आएगा। चलिए देखते हैं रॉ डेटा के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। सो x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा di अपॉन n। नाउ फर्स्ट व्हाट इज a? a यानी कि एज्यूम मीन। अब यहाँ पे हमें उल्टा प्रोसेस करना है। जब डायरेक्ट मेथड था तब हम लोग मीन फाइंड करते थे, यहाँ पे हम मीन फाइंड करने से पहले ही कोई भी एक रैंडम नंबर को एज्यूम कर लेंगे कि भैया अगर ये मीन होता तो कैलकुलेशन कैसे होगा। सो फर्स्ट विल एज्यूम वन नंबर एज मीन, सो दैट विल बी योर एज्यूम मीन, that will be your a, और उसके ऊपर से हम लोग di फाइंड कर सकते हैं। सो हाउ विल यू फाइंड di? सो di का फॉर्मूला है xi यानी कि एक्चुअल नंबर माइनस एज्यूम मीन। ये हम लोग एग्जांपल करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। सो di इक्वल्स टू xi माइनस a, इस तरीके से आपको di मिल जाएगा और di के फिगर्स को जब आप टोटल करोगे तो दैट विल बी सिग्मा di।
सो सिग्मा डी आई अपॉन एन, एन तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज योर फर्स्ट मेथड फॉर रॉ डेटा, इनडायरेक्ट मेथड से रॉ डेटा का फॉर्मूला हुआ। अब देखते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला। तो जो पुराना फॉर्मूला था उस फॉर्मूला की कंपैरिजन में सिर्फ एक चीज यहाँ पे ऐड हो रहा है और वो है फ्रीक्वेंसी। सो फॉर्मूला इज सेम एज अबव विथ वन एडिशन विच इज सिग्मा डी आई की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं सिग्मा एफ आई डी आई, यानी कि ऊपर वाले कैलकुलेशन से यहाँ पे कैलकुलेशन में एक स्टेप भी बढ़ेगा। डी आई फाइंड करने के बाद उसको एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसका टोटल करना पड़ेगा। So that will be your sigma FIDI upon n. In this case also DI is xi minus a. लेकिन यहाँ पे continuous frequency में फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है, बिकॉज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में क्लास है तो यहाँ पे क्लास लेंथ को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, जो हम लोग डायरेक्ट मेथड में नहीं करते थे। ये चीज याद रखना, बच्चे कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और डायरेक्ट मेथड में भी क्लास का यूज कर लेते हैं, विच इज रॉन्ग। यू डोंट हैव टू यूज क्लासेस इन डायरेक्ट मेथड। सी यानी कि क्लास लेंथ हैज टू बी यूज्ड ओनली इन इनडायरेक्ट मेथड। चलिए तो फॉर्मूला देखते हैं, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। यहां तक का फॉर्मूला सेम एज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, जैसे ऊपर का फॉर्मूला देखा था वैसा ही नीचे का फॉर्मूला है विथ वन एडिशन। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं विथ c, लेकिन ऊपर वाले फॉर्मूला में हमने d के लिए जो फॉर्मूला यूज किया था उसमें भी थोड़ा चेंज है, वहां पे भी वन एडिशन है। द फॉर्मूला ऑफ d विल बी xi माइनस a अपॉन सी। ऊपर अपॉन सी नहीं था, यहाँ पे अपॉन सी है, यानी कि याद रखना कि अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, क्लासेस दिए हैं और इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है तो एक बार मल्टीप्लाई बाय सी होगा और डी आई के फॉर्मूला में डिवाइड बाय सी होगा, और इसी तरीके से आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल करना होगा। चलिए इसके ऊपर भी एग्जांपल देखते हैं। अभी पहले हमने जो तीन एग्जांपल देखे, एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 4, यही तीन एग्जांपल में हमने क्वेश्चन में देखा था कि लिखा हुआ था इनडायरेक्ट मेथड से भी कैलकुलेट करो। सो लेट्स कैलकुलेट दिस थ्री एग्जांपल्स विद इनडायरेक्ट मेथड एंड विल कंपेयर दैट यू विल सी दैट इन बोथ द केसेस यू विल सी द सेम आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल नंबर 1। अगेन द सेम क्वेश्चन, the one-sided Wittkos pair in 5 selected BCom students are recorded as follow: 10, 5, 15, 8, 12, जो हमने xi बनाकर लिख दिया है। फिर बोला है define which type of data it is, जो हमने पहले ही देख लिया है, it is raw data, and calculate arithmetic mean of the data from direct, जो हमने ऑलरेडी कर दिया है, as well as indirect method। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट करना बाकी रह गया है, which is arithmetic mean from indirect method। चलिए तो इनडायरेक्ट मेथड के लिए वापस से वो अपना टेबल देखते हैं। टेबल क्या है, तो रॉ डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी। नाउ हियर वी नो दैट दिस डेटा इज रॉ डेटा, और रॉ डेटा के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, यस x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी आई अपॉन n। सो लेट्स टेक द फॉर्मूला, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी आई अपॉन n। अब ये फॉर्मूला देखो तो इस फॉर्मूला में हमें एक तो a चाहिए, डी आई चाहिए यानी कि सिग्मा डी आई चाहिए, एंड एन चाहिए, ये तीन इंफॉर्मेशन चाहिए। लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज ए, और ए के लिए ऑलरेडी मैंने लिख दिया है 8 को हमने ए एज्यूम किया है। नॉर्मली ए में आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, थियोरेटिकली यू विल नेवर गो रॉन्ग इन एज्यूमिंग ए। आप कुछ भी एज्यूम करो वो सही आंसर ही लाएगा, लेकिन हमारे कैलकुलेशन में कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए विल फॉलो अ मेथड जहां पे हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर के बीच में, मतलब जो नंबर मिडल में आता है, हमारी जो एक्स सीरीज है उसमें जो बीच वाला जो नंबर होगा, बीच के आसपास का नंबर होगा, उसको हम लोग ए एज्यूम करेंगे ताकि हमारा ओवरऑल कैलकुलेशन काफी कम हो जाएगा। तो अगर हमारा ये एक्स सीरीज देखो, इस एग्जांपल में द हाईएस्ट नंबर इज 15 एंड द लोएस्ट नंबर इज 5, तो इन दोनों के बीच का 5 एंड 15 के बीच का एक नंबर 10 भी हो सकता था, बट 10 इज एक्चुअल आंसर, सो वहां पे 0 0 आएगा। और मुझे एक्चुअली आपको ये एग्जांपल करके समझाना है इसलिए मैंने 8 लिया है। सो वी हैव एज्यूम्ड 8 एज एज्यूम मीन, बट यू कैन आल्सो एज्यूम 10। नॉर्मली 10 एज्यूम करेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी नंबर एज्यूम करते हो तो भी आपका आंसर सही ही आएगा। तो ये हो गया ए। अब सेकंड चीज जो हमें देखनी है वो है डी आई। अभी हमने देखा कि डी आई का फॉर्मूला क्या होगा, तो इट इज xi माइनस ए। सो लेट्स कैलकुलेट डी आई। डी आई में हमने फॉर्मूला लिख दिया xi माइनस ए, जबकि इस केस में हमने ए क्या एज्यूम किया है, 8 को। सो हर
डेटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, xi माइनस 8। सो फॉर फर्स्ट डेटा 10 के लिए हमारा di क्या होगा, 10 माइनस 8 विच इज 2। For second data, our data is 5. So 5 minus 8 will be minus 3. यहाँ पे नेगेटिव में आता है and yes, di can be positive, can be negative, can be zero and even sigma की di यानी कि di का टोटल भी नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। Third, 15. So it is 15 minus 8 will be 7. 8 minus 8 will be 0 and 12 minus 8 will be 4. So this is your DI और जब DI का टोटल करेंगे तो सिग्मा DI हमें मिल रहा है 10. So हमारा सेकेंड डेटा जो हमें चाहिए था सिग्मा DI, we are done, we have sigma DI. Third, which is n. So because this is raw data, so it is very easy to calculate n. Number of observations कितने हैं, तो it is 10, 5, 15, 8 and 12 यानी कि there are 5 number of observations और n will be 5। तो अब सारे डेटा हम लोग फॉर्मूला में रख देते हैं और कैलकुलेट करते हैं। सो x बार इक्वल टू 8 प्लस 10 बाय 5 and that's why x bar equals to 8 plus 2 and x bar equals to 10। So this is how you can calculate the raw data example from indirect method। याद करो हमने जो पहला एग्जांपल डायरेक्ट मेथड से किया था उसमें भी आंसर 10 ही था। Now let's move to example number 2। Same example, given the following frequency distribution of the age of the students of standard 10 of school, define what type of data, हमने already define कर दिया था, it is discrete frequency and calculate arithmetic mean of the data from direct method। अच्छा direct method से हमने calculate कर लिया था as well as indirect method जो एक point हमारा यहाँ पे बाकी है। So I am not explaining the example again because वो हमने already कर लिया है। Let's see the table। टेबल में हमने discrete frequency के लिए देखा था कि फॉर्मूला क्या था, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n, यानी कि उसके ऊपर वाले फॉर्मूला से सिर्फ एक चीज एडिशनल आ रही थी विच इज fi और उसका di का फॉर्मूला भी सेम एज अबव ही था xi माइनस a। तो लेट्स टेक दिस फॉर्मूला x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n। मैंने बोला था कि इसमें एक स्टेप एडिशनल आएगा विच इज fi इंटू di हमें करना पड़ेगा। So first we need to find di, then only we can calculate fi into di। So let's find di। So di again it is having same formula which is xi minus a। In this case a यानी कि assume mean हमें assume करना है, ये याद रखना। अगेन आई एम रिपीटिंग के assume mean में आप कोई भी नंबर assume कर सकते हो और आपका आंसर हमेशा सही ही आएगा, लेकिन हमारा कैलकुलेशन इजी हो इसलिए हमें a एज्यूम करना है। तो पहली चीज तो xi में से a एज्यूम करोगे व्हेन यू हैव xi एंड fi। इसके पहले वाला एग्जांपल है जिसमें सिर्फ xi था तो हमें सोचना नहीं था कि कहां से एज्यूम करें, लेकिन यहाँ पे xi एंड fi दोनों चीजें हैं तो हम लोग a ऑलवेज xi में से ही एज्यूम करेंगे। एंड जैसे मैंने बताया कि मिडिल नंबर लेना है तो यहाँ पे द लोएस्ट नंबर इज 13, द हाईएस्ट नंबर इज 17 एंड मिडिल नंबर इज 15। सो वी आर टेकिंग 15 एज आवर a और फिर di कैलकुलेट करते हैं तो विच इज xi माइनस a, यानी कि फॉर फर्स्ट थिंग योर xi is 13 and your di is 15। So 13 minus 15 is minus 2, minus 1, 0, 1, 2। This is how you calculate di। And उसके बाद because now we have fi, now we have di, तो हम लोग fi di कैलकुलेट कर सकते हैं। So fi di is 2 into minus 2 will give you minus 4, 5 into minus 1 will give you minus 5, 13 into 0 will be 0, 7 into 1 will be 7 and 3 into 2 is 6। एंड इसका टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा fi di which is 4। तो हमें अभी तक दो इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, एक है a एज्यूम मीन जो हमने 15 एज्यूम किया था, सेकंड इज सिग्मा fi di which is 4। अब थर्ड इंफॉर्मेशन बाकी रह गई है which is n एंड वी नो कि अगर xi fi दो चीजें दी है तो ऑलवेज fi का टोटल ही हमारा n बनेगा। सो इन दिस केस 2 plus 5 plus 13 plus 7 plus 3 is 30 and this 30 is your n। so अब हमारे पास तीनों इंफॉर्मेशन मिल गई है a सिग्मा fi di एंड n और इसी को हम लोग फॉर्मूला में डाल देते हैं और आगे का कैलकुलेशन करते हैं। सो 15 प्लस 4 डिवाइड बाय 30 यानी कि 15 plus 0.13 and our final answer will be 15.30। and if you remember जब हमने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया था तब भी सेकंड क्वेश्चन का आंसर 15.13 ही आया था और इसके पीछे हमें यूनिट लिखना है which is years। I forgot to write it in the slide but remember that you have to write the units।
So write the units, which is 15.13 years. Now let's see example number 4. ये एग्जांपल भी हमने डायरेक्ट मेथड से कर लिया था, अब यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से देख रहे हैं. The following data shows distance covered by 100% to perform their routine job. Define what type of data it is. कौन सा डेटा है? Yes, continuous frequency, because हमें क्लासेस दिए गए हैं. And calculate arithmetic mean of the data from direct as well as indirect method. So direct and indirect method दोनों हमें calculate करना है. चलिए तो फॉर्मूला एक बार वापस से फॉर्मूला टेबल देख लेते हैं, जिसमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी यानी कि थर्ड वाला फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? हाँ, कंपैरिजन. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की कंपैरिजन में क्या चीज बढ़ रही है? सिर्फ एक चीज एडिशन है, व्हिच इज मल्टीप्लाई बाय सी. लेट्स सी द फॉर्मूला. x bar इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n इनटू c. और di कैसे कैलकुलेट करना है? तो di के फॉर्मूला में भी एक एडिशन है, di इक्वल्स टू xi माइनस a अपॉन सी. ठीक है, तो एक बार मल्टीप्लाई बाय सी, एक बार अपॉन सी, एंड विल बी डन विद द फॉर्मूला. सो लेट्स यूज दिस थर्ड फॉर्मूला इन आवर कैलकुलेशन. अब इस फॉर्मूला में देखो तो हमें चार चीजें चाहिए: a, सिग्मा fi di, n एंड c. अब यहां पे क्वेश्चन ये होता है कि di का फॉर्मूला था xi माइनस ए अपॉन सी, लेकिन xi कहाँ है? बिकॉज हमारे पास तो डिस्टेंस है. तो इसके पहले जब हमने एग्जांपल नंबर 4 किया था, तब याद करो मिड वैल्यू फाइंड करके xi फाइंड किया था. सो सेम वे यहाँ पे भी मिड वैल्यू फाइंड करके xi फाइंड करेंगे. वंस यू विल हैव xi, तो अब यहां से आगे का कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा. इट विल बी सेम एज discrete frequency. So now you have xi, we can calculate fi xi, and sorry, we can calculate di, and we can calculate fi di also. Let's first focus on di. तो di कैसे calculate करेंगे? तो it is xi minus a upon c. So for the first class which is 0 to 10, उसके लिए हमारा xi क्या है? It is 5. माइनस a करना है, हमने 15 को a एज्यूम किया है. सो 10 माइनस 15 अपॉन c. c का मतलब क्या होता है? क्लास लेंथ. क्लास लेंथ यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40. इसका डिस्टेंस, हर क्लास का डिस्टेंस कितना है? सो इट इज 10, यानी कि 0 से 10 का डिस्टेंस 10, 10 से 20 का डिस्टेंस 10, 20 से 30 का डिस्टेंस 10, 30 से 40 का डिस्टेंस 10, and that's why your c, that is class length, will be 10. so यही सारी चीजें हम लोग di के फॉर्मूला में वन बाय वन फॉर ऑल द क्लासेस रखेंगे. so for first class it is 10 minus 15 upon 10 will give you minus 1. for second class it is 15 minus 15 upon 10 will give you 0. for third class it is 25 minus 15 upon 10 will give you 1. And for fourth class it is 35 minus 15 upon 10 will give you 2. So this is how you can calculate di. Now you have fi and di both, so we can multiply fi and di. What is your fi? Number of persons जो दिया था वो fi था, and di जो हमने अभी कैलकुलेट किया. So let's calculate fi di, which is 10 minus 10 into minus 1 will give you minus 10. Second, 20 into 0 will give you 0. 40 into 1 will give you 40, and 30 into 2 will give you 60. Now because you have fi di, so we'll make a total of that, and that will be your sigma fi di. So sigma fi di equals to 90. Now because we have all the information, we can put this information in the formula and we can calculate the example. Let's see the example. X bar equals to, your a is 15, assume mean, plus sigma fi di जो हमने अभी find किया, which is 90, अपॉन n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल, which is 100, into c, c यानी कि क्लास लेंथ, which is 10. so you will get 15 plus 9. I assume that you can calculate this calculation 90 upon 100 into 10 on calculator, so I'm not going much in detail. And your final answer x bar will be 24, which is same as direct method for example number 4. तो दोनों जगह पे हमारा आंसर सेम ही आएगा, एंड बिकॉज इट इज डिस्टेंस, तो इसका भी यूनिट आना चाहिए किलोमीटर्स. नाउ लेट्स जंप टू नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन. First property, arithmetic mean is affected by change of origin and change of scale. So it is
अफेक्टेड यानी कि अगर हमारे पास x सीरीज है उसमें कोई एक कांस्टेंट नंबर अगर ऐड कर रहे हो तो हमारा फाइनल आंसर मीन का है वो भी उतने ही नंबर से बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हमारी x सीरीज में हर नंबर में आप नंबर 3 ऐड कर रहे हो +3 कर रहे हो तो पहले का जो हमारा x बार का आंसर था उसमें भी +3 करना पड़ेगा। वैसे अगर माइनस कर रहे हो तो फाइनल आंसर में माइनस करना पड़ेगा एंड दिस प्लस एंड माइनस इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन। और वैसे ही इफ यू आर मल्टीप्लाइंग इट विथ 3 ऑल द नंबर्स तो हमारे फाइनल आंसर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सारे नंबर्स को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो हमारे फाइनल आंसर को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड दिस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल एंड अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये पूरा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी में थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एंड इसके ऊपर छोटे छोटे कैलकुलेटिव एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं और एवरी ईयर ये पैटर्न रहा है एमएस यूनिवर्सिटी का, इसके ऊपर कम से कम 2 से 3 एमसीक्यू आते ही है फॉर फ्रॉम द दिस प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज सारी बहुत ध्यान से समझना और अच्छे से उसको रिवाइज करना, प्रिपेयर करना। लेट्स सी सेकंड प्रॉपर्टी। अरिथमेटिक मीन इज सब्जेक्ट टू एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन मतलब कि कंबाइंड मीन की बात हो रही है जिसके एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो कंबाइंड मीन यानी कि जब हमारे पास दो डेटा है, सपोज देयर आर 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, हमारे पास दो स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर कोई पेरेंट आकर मुझे पूछता है कि सर आप व्हाट इज योर एवरेज रिजल्ट ऑफ बोथ द स्टैंडर्ड्स, तो मुझे 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के परसेंटेज एंड 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के परसेंटेज लेकर उसको कंबाइन करके वापस से मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो व्हेन यू हैव टू डू दिस कि जहां पे दो ग्रुप्स को मर्ज करके एक सिंगल मीन फाइंड करना है, तो दैट इज कंबाइंड मीन, जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग जब एग्जांपल्स लेंगे तब डिस्कस करेंगे। Third is sum of deviation of all the observations from arithmetic mean is always zero। अच्छा ये लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन मैंने आई विल गिव यू दिस फॉर्मूला, एवरीथिंग विल बी क्लियर। देखो सम यानी कि जिग्मा, यू फोकस ऑन दिस फॉर्मूला। सम ऑफ मतलब कि जिग्मा, डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, डेविएशन यानी कि कितने दूर है, ऑब्जर्वेशंस यानी कि xi फ्रॉम अरिथमेटिक मीन यानी कि xi जो है वो x बार से कितना दूर है, which is xi minus x बार। तो सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन का मतलब हुआ सिग्मा x माइनस x बार इज ऑलवेज जीरो, यानी कि इसका आंसर हमेशा जीरो रहेगा। यानी कि आपके जो ऑब्जर्वेशंस है उसको उसमें से अगर आप मीन माइनस करते हो फिर जो आपको नंबर मिलता है उसका टोटल करते हो तो दैट टोटल विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। दिस यू कैन ट्राई विथ एग्जांपल नंबर 1 जहां पे आपका जो मीन था 10, तो हमने जब इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया वहां पे आप DI में एज्यूम मीन हमने 8 लिया था, उसकी जगह पे आप अगर 10 लोगे बिकॉज दैट इज योर मीन, तो DI का टोटल आपको 0 मिलेगा। Let's see fourth property which is mean of single observation will always be that observation only। यानी कि मान लो कि मेरे xi में सिर्फ एक ही नंबर है 3, तो उसका मीन भी 3 ही होगा बिकॉज सिग्मा xi is 3 and n is one observation, so 3 upon 1 will be 1। so अगर एक ही ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड कर रहे हो तो वो जो ऑब्जर्वेशन है वही ऑब्जर्वेशन उसका मीन होगा। चलिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। दिस इज बेसिकली वेरी इजी टॉपिक बट इसके भी पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। सो लेट्स सी मिसिंग फ्रीक्वेंसी एग्जांपल। एक एग्जांपल हमने पहला एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 7 फ्रॉम द पैम्पलेट। द मीन वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन 119 LPS, यानी कि पाउंड में हमें मीन वेट दिया है। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना कि दिस 119 पाउंड्स इज मीन वेट, यानी कि ये एवरेज हमें दिया गया है और कितने स्टूडेंट्स का एवरेज दिया गया है, देयर आर 6 स्टूडेंट्स, तो 6 स्टूडेंट्स का डेटा लेकर उसका एवरेज फाइंड कर लिया गया है और जिसका आंसर 119 मिल रहा है। तो यानी कि योर n इज 6 एंड एवरेज यानी कि x बार इज 119। आगे देखते हैं द इंडिविजुअल वेट ऑफ 5 ऑफ देम, ये 6 में से 5 स्टूडेंट्स के हमें इंडिविजुअल वेट्स दिए गए हैं which is 115, 109, 129, 117 एंड 114। लेकिन एक स्टूडेंट, छठे स्टूडेंट का वेट हमें नहीं दिया गया है एंड दैट इज योर क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ दिस 6 स्टूडेंट। तो देखते हैं इस एग्जांपल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो हमें जो इंफॉर्मेशन दी थी उसको मैंने इस एक्स सीरीज में लिख दिया है, जहां पे 115, 109, 129, 117 एंड 1114 तो मैंने लिख ही लिया है, लेकिन छठे स्टूडेंट का वेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव एज्यूम्ड ए फॉर दैट। सो फॉर 6 स्टूडेंट वी हैव एज्यूम्ड ए। अब इसका अगर टोटल करते हो तो टोटल क्या होगा, तो 115 प्लस 109 प्लस 129 प्लस 117 प्लस 114 का टोटल होता है 584, लेकिन छठे स्टूडेंट का वेट भी तो ऐड करना पड़ेगा। सो 584 प्लस ए, तो ए इज मिसिंग, तो इस तरीके से इसका टोटल भी हमें मिल गया है। आगे देखते हैं, बिकॉज ये रॉ डेटा है हमारे, हमें सिर्फ xi दिया गया है, तो विल यूज द फर्स्ट फॉर्मूला विच इज x bar इक्वल्स टू सिग्मा xi अपॉन n। आगे देखते हैं, बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ x बार जो हमें ऊपर दिया गया था विच इज 119, सो वी हैव रिटर्न 119 इक्वल्स टू सिग्मा xi जो हमने अभी फाइंड किया 584 प्लस a, सो विल यूज दैट एज सिग्मा xi अपॉन n। n भी हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है, देयर आर 6 स्टूडेंट्स, सो वी हैव टेकन n इक्वल्स टू 6। अब ये 6 सामने जाएगा और 119 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 714, और ये जो 584 है वो भी सामने जाएगा तो पॉजिटिव है, सामने जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, सो इट विल बी माइनस 584 विल बी इक्वल टू a। सो फाइनल आंसर ऑफ a विल बी 130, एंड बिकॉज योर xi इज इन मार्क्स, तो हमारे जो यूनिट्स होंगे वो यूनिट भी मार्क्स में आएंगे। So the answer, the missing number for the sixth student is 113 marks. Let's see another example. For a certain frequency table which has only been partly produced here, यानी कि कुछ चीजें मिसिंग है, बाकी का टेबल आपको दे दिया गया है। The mean was found to be 1.46, और इसके मीन का आंसर भी आपको दे दिया गया है which is 1.46। जो मिसिंग नंबर है वो हमें फाइंड करने हैं। Let's see the table xi and fi, यानी कि किस टाइप का डेटा हुआ ये, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के डेटा में आपको xi एंड fi दिया गया है 0 xi, उसका फ्रीक्वेंसी है 46, 1 जिसका फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है a, xi is 2 जिसका फ्रीक्वेंसी भी मिसिंग है, जिसके लिए हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है b, xi is 3 जिसका फ्रीक्वेंसी है 25, for xi4 the frequency is 10 and xi5 the frequency is 5। एंड फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग टोटल करते हैं, बिकॉज ऊपर क्वेश्चन में हमें बोल दिया है, अच्छा ये टेबल हमें दे दिया गया है, तो क्वेश्चन में ही इस टेबल में दे दिया गया है दैट योर n is 200, सो मैंने लिख दिया n is 200, बट हम लोग अपनी तरीके से अगर इसका टोटल करते हैं विच इज 46 प्लस a प्लस b प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, तो हमें मिलेगा 86 प्लस a प्लस b विच शुड बी इक्वल टू 200, और इसीलिए हमें एक इक्वेशन मिल गया 200 इक्वल्स टू 86 प्लस a प्लस b। चलो आगे देखते हैं। सो हमें क्वेश्चन में जो दे दिया गया था वो हमने लिख दिया कि x बार इज 1.46 एंड n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 200। सो x बार का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, तो विल यूज सेकंड फॉर्मूला व्हिच इज x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन n, और इसके लिए हमें एक चीज फाइंड करनी पड़ेगी, एंड व्हाट इज दैट fi xi। सो लेट्स कैलकुलेट fi xi फर्स्ट। सो fi xi is 0 into 46 will give you 0, 1 into a will give you a, 2 into b will give you 2b, 3 into 25 will be 75, 4 into 10 will be 10, and 5 into 4 into 10 will be 40, and 5 into 5 will be 25। So now you have fi xi और इसका टोटल चाहिए, लेकिन टोटल में एक दिक्कत है, हमारे पास सारे न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं है, कुछ नंबर्स है जैसे a and 2b which are not numerical, तो फिर टोटल कैसे होगा, तो सिग्मा fi xi इक्वल्स टू जो नंबर्स है यानी कि 0 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 25, इसका हम लोग टोटल करेंगे विच इज 140 प्लस a प्लस 2b करना पड़ेगा, दैट विल बी योर सिग्मा fi xi। अब इसको फॉर्मूला में रख देते हैं। सो x bar equals to 1.46 equals to 140 plus a plus b divide by n which is 200 which was already given in the example। अब ये 200 जो है वो इक्वल टू के सामने जाएगा, इसलिए 1.46 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 292, एंड 140 जो है वो पॉजिटिव है इस साइड, वो सामने जाएगा इक्वल टू के, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, सो 292 माइनस 140 इक्वल्स टू a प्लस 2b। सो हमें पहला इक्वेशन मिल गया which is 152 equals to a plus 2b। अब आगे देखते हैं, ये जो इक्वेशन हमने फाइंड किया था 200 equals to 86 plus a plus b, उसको यूज करके आगे कैलकुलेशन करते हैं।
अब ये 86 जो है वो पॉजिटिव है, वो इक्वल टू के सामने जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई 200 माइनस 86 विल गिव यू 114 व्हिच इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, इसको थोड़ा मैनिपुलेट मैं कर रहा हूँ, जहां पे मैं b को सामने ले जाता हूं, सो इट विल बी 114 माइनस b इक्वल्स टू a, और इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। आगे देखते हैं, by replacing a with 114 minus b in equation 1। अच्छा, हमारा जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 उस पे पहले फोकस करो। a equals to 114 minus b, यानी कि जहां पे भी मुझे a मिलता है तो a को निकाल के मैं 114 minus b लिख सकता हूं, और वही चीज हम लोग कर रहे हैं विथ इक्वेशन नंबर 1, जहां पे 152 इक्वल्स टू a प्लस 2b था, तो उसमें a को निकाल के आई एम राइटिंग 114 माइनस b। सो 152 इक्वल्स टू a की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 114 माइनस b प्लस 2b। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 114 सामने चला जाएगा, वो प्लस है माइनस हो जाएगा, सो 152 माइनस 114 और माइनस b प्लस 2b रहा। So 152 minus 114 will give me 38 and 2b minus b will give me b. So finally मुझे b का आंसर मिल गया which is 38। and याद करो कि ये चीज क्या है, xi का जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, इट इज डेज, एंड दैट्स व्हाई मेरा b का आंसर डेज में आता है। सो मुझे b का वैल्यू मिल गया, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि a का वैल्यू फाइंड करना बाकी है। नाउ लेट्स फोकस ऑन इक्वेशन नंबर 2, which is 114 minus b equals to a। तो सिंपली 114 minus b में b को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे 38 से, so it will be a equals to 114 minus 38 and I'll get the answer of a which is 76। होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। अगर क्लियर नहीं हुआ है कल सजेस्ट के इस एग्जाम्पल को वापस से पूरा रिवाइज करो, इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके वापस ये एग्जाम्पल देखो, ये जरूरी है, इट इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। सो आज का होमवर्क क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3, 5, 6 एंड 9। तो ये 4 एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क में करने हैं विच विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपना फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। 2-3 और लेक्चर्स आएंगे जहाँ पे हम लोग पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर कवर करेंगे। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, आपको ये पूरा समझ में आया होगा। फॉर सेकेंड पार्ट यू कैन क्लिक हियर, और यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा जहाँ पे जाके आप दूसरा लेक्चर एक्सेस कर सकते हो। एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू एंड बाय एवरीवन।